नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुरेले आज आपको आशा और इस कल्पना के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप सभी आयुजोन पर वीडियो को देख सकते हैं। अनुसंधान कल्पना आयुर्वेद की व्युत्पन्न कल्पनाएं हैं। सन्नाव में हमारे सुरा, मध्य, आसव, अरिष्ट आदि का वैदिक काल से ही उल्लेख किया जा रहा है। इन कल्पनाओं को देवता आदि सदियों से प्रयोग करते आ रहे हैं और इनको जीवन के जीवनी गुण के कारण, इनका रसायन गुण के कारण, इनकी जो स्ट्रेंथ के लिए बॉडी में इनका प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। बहुधा प्रचलित हैं, जैसे कि आपने सुना हो आशा और कल्पनाओं में शारीवाद्याशव, बाष्काशव, पुनर्नवाशव। इसी तरह आपने अगर आशा और अरिष्ट में सुना होगा अर्जुनारिष्ट, दसमूलारिष्ट, जीरकादरिष्ट, सुना है? यस सर। बलारिष्ट। अभयारिष्ट भी सुना। तो मोस्ट सेलिंग ड्रग में मानी जाती है, लेडीज ड्रग। ये सूत का काल में आफ्टर डिलीवरी लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग ओटीसी, ओवर द काउंटर, जो कि माउथ पब्लिसिटी से बिकती है। ठीक है, डाबर का हो या बैद्यनाथ का हो या किसी भी कंपनी का जो ब्रांड है, ये सदियों से हम अपने पेरेंट्स से सुन सुन के कि पहले उन्होंने लिया था, उनको दादी ने बताया, दादी को उनकी दादी ने बताया, तो ये कुलानुरूप मतलब ये ट्रेडिशन में एक चला आ रहा है एक ड्रग। तो अर्जुनारिष्ट हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक द्राक्षासाव होता है, द्राक्षासाव ये आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेंथ देने वाला। सुना है किसी ने द्राक्षासाव का नाम? ठीक। अभयारिष्ट तो अर्श भगंदर पाइल्स की वन ऑफ द बेस्ट ड्रग, जिसको बात का अनुलोमन कराना हो, कॉन्स्टिपेशन दूर करना हो, पेट में सही ना रह रहा हो, पाचन ना हो रहा हो, अजीर्ण रह रहा हो, उसके लिए अभयारिष्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। अर्जुनारिष्ट जिसका हार्ट कमजोर हो। इसी तरह किसी को अगर आयरन की कमी है, पांडु के लिए लोहाशव, गृहिणी के लिए मध्याशव, अगर किसी को महिलाओं के लिए श्वेत प्रदर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर इत्यादि हैं तो रुद्राशव। सारे आशव और इस सदियों से प्रचलित रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम विशेष करके संधान कल्पनाओं में सारंग सुश्रुत ने भी बताया है और सारंगधर ने इसका विशेष रूप से वर्णन किया है। संधान कल्पनाएं चरक में, सुश्रुत में और बाद में जितने भी संहिता ग्रंथ हैं कि सभी में किसी न किसी रूप में वर्णित हैं। संधान कल्पनाओं में सारंगधर ने परिभाषा बताई, द्रव्येषु चिरकालस्थ द्रव यत् संधितम भवेत् आशा अरिष्ट भेदेषु चा उचित प्रयोज उचिते वैसे जो उचित। अर्थात जो सारंगधर संहिता के मध्यम खंड के 10वें अध्याय में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आशा और इष्ट के रेफरेंस हम लिखने होंगे, संदर्भित करना होगा, तो इसको हम मध्यम खंड अध्याय 10, ये सारंगधर ने जितने भी श्लोक बताए हैं संधान कल्पना के अध्याय 10 में बताए। तो इसमें इन्होंने कहा कि जल, क्वाथ, आशाओं में कई बार हमें क्वाथ की आवश्यकता नहीं पड़ती, खाली जल से ही काम चल जाता है। तो कोई भी स्नान हो और अरिष्ट हो, इसमें अगर कोई कल्पना अगर पीने योग्य है, खट्टी नहीं है, तो वो आशा और इष्ट में कहलाएगी, में कहलाएगी सुक्त। सुक्त होता ना जो खट्टा हो जाए, बिगड़ जाए। आपने कांजी होली के टाइम में पी होगी, पी है किसी ने कांजी? कांजी सभी ने उम्मीद है पिया होगा। इसका टेस्ट, इसमें गाजर, मूली इत्यादि को थोड़ा नमक और उसमें राई इत्यादि डाल के पानी में रख देते हैं, धूप दिखाते हैं, तो इसके बाद वो
फर्मेंट होके उसका खट्टापन होके सुक्त बन जाता है और कांजी कहलाती है। पाचन, अजीर्ण इत्यादि के लिए अच्छी होती है। कई बार धातुओं का शोधन भी करते हैं कांजी में। तो ये सारी की सारी कल्पनाएं, इसमें क्या होता है कि 2-3 मुख्य घटक होते हैं, चाहे आशा हो या अरिष्ट हो। एक जो है औषधि द्रव, जाहिर है कोई भी औषधि बनाएंगे तो औषधि द्रव तो हमें लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो भी ले। ठीक है। फिर दूसरा है व्हीकल। व्हीकल हमारा जल हो सकता है, व्हीकल हमारा रस हो सकता है, व्हीकल हमारा शहद हो सकता है। कई बार हम जैसे बिडंगा रिस्ट बनाते हैं तो उसमें शहद डालते हैं कई बार। ठीक है। तो एक हम कोई व्हीकल लेंगे, उसमें बहुत जल या क्वाथ लेते हैं। अगर अरिष्ट लेंगे तो उसमें क्वाथ का प्रयोग करेंगे। आसव लेंगे तो उसमें हम जल का प्रयोग करेंगे डायरेक्ट। उसमें हम हीटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं करते हैं, बस उसको मैसरेट करके घोल के रख देते हैं रिटेन करने के लिए, संधान। और इसमें फिर हम संधान द्रव डालते हैं। संधान द्रव में, संधानकारी द्रव्यों में गुड़, धातकी पुष्प, धातकी उसका नाम है बुटफोडिया फ्रूटिकोसा, धाय फूल भी जिसको कहते हैं। इसी तरह एक आता है महुआ का फूल, तो महुआ का फूल भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा पे अगर जाएंगे तो हम सिंपल सा कहेंगे, जल, क्वाथ आदि द्रव पदार्थों में गुण, धातकी पुष्प आदि संधानकारी द्रव्यों को कुछ समय तक रखते हैं, तो उस संधानित रूप से द्रव तैयार हो जाता है, उसको हम संधान कल्पना कहते हैं। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। औषधि, जल, क्वाथ इत्यादि को संधानकारी द्रव्य जैसे गुड़, धायपुष्प, महुआ फूल इत्यादि के साथ कुछ समय रखने पर द्रव्यों में संधान हो जाता है। संधान के फलस्वरूप सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल का निर्माण होता है। ऐसी कल्पना को आसव अथवा अरिष्ट कहते हैं। आसव में बहुधा हम बिना पकाए ही जल का प्रयोग करते हैं, और अरिष्ट में हम क्वाथ का प्रयोग करते हैं, अर्थात औषधियां लेंगे, उसका क्वाथ बनाएंगे, फिर उसको छान के उसमें हम गुड़ इत्यादि धाय पुष्प डालेंगे तो ये आसव बनेगा। अगर उसमें हम खाली पानी लिया, औषधियां ली, उसको रख दिया, उसमें गुड़ डाल दिया, संधान द्रव्य डाल दिए, ईस्ट इत्यादि डाल दिए और उसको रिटेन करके रख दिया तो वो आसव कहलाएगा। तो संधान काल जो बताया गया ये 15 दिन से लेके 45 दिन, 2 महीने तक हो सकता है, डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर। हम सभी जानते हैं संधान के लिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया की जरूरत होती है जो फर्मेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर कल्चर की जरूरत होती है जो ईस्ट इत्यादि के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और सेल्फ जनरेटेड कल्चर भी बनाए जाते हैं। तो इन कल्चर के द्वारा हम फर्मेंटेशन की क्रिया को करते हैं। इस फर्मेंटेशन की क्रिया को संधान कर्म कहते हैं। संधान प्रक्रिया को बनाने के लिए निम्न घटक होते हैं। क्या होते हैं? वनस्पति द्रव अर्थात औषधियां, क्वाथ के लिए जल, अगर जल नहीं ले रहे, आशव अरिष्ट बनाना है तो क्वाथ निर्माण के लिए कोई पात्र, क्वाथ का निर्माण करना, और एक स्पेस चाहिए इस काम के लिए, जहां भी हम संधान आदि कर्म करने के लिए जहां पर हम रिटेन करके इनके पात्रों को रखते हैं, उसको जगह चाहिए। इसके लिए संधान पात्र चाहिए। संधान पात्र जो है के लिए, संधान के लिए अनुकूल वातावरण, उसके लिए जो है निर्वात स्थान हो। पुराने जमाने में जमीन के अंदर इसको दबा के, मिट्टी के अंदर दबा के उसका संधान कर्म किया जाता था, जिससे स्टडी हीट मिले। ठीक है। संधान कर्म करने के पश्चात इसमें हम प्रक्षेप आदि को डाल के उसमें टेस्ट डेवलप करते हैं, उसमें फ्लेवर डेवलप करते हैं, और संधान का प्रॉपर परीक्षण करने के उपरांत संधान द्रव्यों को छान कर उसको बोतल में पैक करके उसको यूज करते हैं। ठीक है। सभी को समझ में आ गया? किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। संधान करने के लिए जो आवश्यक चीजों में मैं आपको पुनः रिपीट कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले आपको औषधि तरफ चाहिए, घटक चाहिए, जो घटक हमारे किताबों में, शास्त्रों में वर्णित हैं। तो दूसरा जो है, इनके लिए पात्र चाहिए। तो पात्र के लिए
बताया गया कि मिट्टी के पात्र संधान के लिए श्रेष्ठ होते हैं। आपने कभी मिट्टी के घड़े में पानी पिया होगा, तो उसकी जो सौंधी खुशबू आती है और उसका जो टेस्ट है वो अलग ही होता है। वो किसी भी मेटल के पात्र में नहीं मिल सकता है। तो संधान में स्पेशल टेस्ट के लिए मिट्टी के पात्र सर्वोत्तम माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको सदियों से प्रयोग किया जा रहा है। सागौन लकड़ी आती है, उसके लकड़ी के वुडन बैट्स होते हैं। स्टेनलेस स्टील के भी लोग बनाने लगे हैं, कुछ प्लास्टिक के भी बनाने लगे हैं, कुछ लोग सीमेंट के टैंक भी ले रहे हैं, कुछ पोर्सलिन मिट्टी होती है जो चीनी मिट्टी, उसके भी पात्र बना रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन होता है मिट्टी का, और मिट्टी में अगर संभव नहीं है तो फिर जो है वुडन बैट्स जो सागौन के पात्र हैं या देवदार के पात्र हैं, डेट इज बेस्ट वेसल्स फॉर दी हसोरिस्ट। इसके अतिरिक्त जो है आजकल आर्टिफिशियल फर्मेंटेटर आ गए हैं, मशीनें आ गई हैं जिसमें ऑटोमेटिक जो है एसएस के स्टेनलेस स्टील के पात्रों में संधान कर्म किया जाता है। तो ये मशीनीकरण है, लेकिन फिर भी टेस्ट की बात करें तो वही जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है, डेट इज द बेस्ट सिस्टम। आजकल टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी स्टील के पात्र के अंदर पानी की जैकेट वेसल्स होती हैं, जिसके अंदर हम ठंडा गर्म पानी चलाकर उसके टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर ठंड है तो उसमें गर्म पानी करके उसके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, और अगर ज्यादा गर्मी है और टेम्परेचर कम करना है, ठंडा पानी करके उसको ठंडा कर सकते हैं। यानी कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट दे सकते हैं। तो इसके अलावा आशावरिष्ट बनाने के लिए हमें संधान योग्य स्थान चाहिए होता है। स्थान के लिए बताया कि जो भी भूमि हो उसके उसमें एक धान की लेयर बिछा दें या धान राशि रख दें। तो इससे क्या है कि हीट ट्रांजिशन जो है यूनिफॉर्म हो जाता है। और छोटे छोटे पात्र रखें, और उससे क्या है कि आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। और कई बार जो है मिट्टी के पात्र से कोई चीज टूटने की और रगड़ने की संभावना रहती है, रिसने की संभावना रहती है, तो धान इत्यादि के ऊपर रखने से जो है वो ठीक रहता है। और कुछ लोग जो है पुराने जमाने में मिट्टी पात्र को मिट्टी में गाड़ के भी करते थे, लेकिन ये प्रक्रिया आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए उचित नहीं है कि मिट्टी में दबाने पर, उसको निकालने पर टूटने की या नुकसान होने की संभावना रहती है। तो फिर एक हमें उपयुक्त वातावरण चाहिए होता है संधान कर्म के लिए। तो संधान कर्म के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर बैक्टीरिया का अच्छा ग्रोथ होती है कल्चर के लिए। जो फर्मेंटेशन के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया हैं वो 30 से 35 डिग्री पर अच्छे ग्रो करते हैं। तो हमें जो है उपयुक्त टेम्परेचर देंगे। जब ठंड ज्यादा होगी तो संधान देर में होगा, और गर्मी ज्यादा होगी संधान जल्दी होगा। तो इसीलिए ज्यादा गर्मी में, मई जून की गर्मी है तो संधान हो सकता है 10 दिन 12 दिन 15 दिन में हो जाए। और अगर वही नवंबर दिसंबर और जनवरी की ठंड है तो हो सकता है इसमें 2 महीने लग जाए, 35 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए। तो इट ऑल डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर। देयर शुड बी ऑप्टिमम टेम्परेचर अप टू 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसीलिए शरद ऋतु और बसंत ऋतु संधान के लिए ठीक मानी जाती है, जिसमें आइडियल टेम्परेचर रहता है। शीत ऋतु वर्षा ऋतु में प्रक्रिया विलंब से होती है। वर्षा ऋतु में औषधियां सड़ने लगती हैं, तो इसीलिए जो है इसमें दिक्कत होती है। और लगभग आशा अरिस्ट अगर नॉर्मल कंडीशन माने तो 20 से 30 दिन में आशा अरिस्ट तैयार हो जाता है। कई लोग इसमें एयर कंडीशनर लगा के उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो समय के साथ साथ ये प्रक्रियाएं हमारे संज्ञान में आई हैं। इसके अतिरिक्त जो है संधान के लिए जो स्वीटनेस उत्पन्न करने के लिए हम जो स्वीटनर भी होते हैं, संधान कर्म भी करते हैं। ऐसे 3 पदार्थ होते हैं, डेट इज गुड़, जैगरी, शर्करा अर्थात शुगर, एंड मधु अर्थात हनी। ऐसे 3 द्रव्य जो है स्वीटनर के रूप में काम करते हैं और संधान के लिए कारक भी होते हैं, संधान भी करते हैं। लेकिन इनको जो है अगर हम चाहते हैं कि संधान कल्प अच्छा बने तो हमें इनको जो है अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। चीनी लेनी है तो फार्मा ग्रेड की लेनी चाहिए, गुड़ लेना है तो जीर्ण गुड़ लेना चाहिए अच्छा क्वालिटी का। और जब संधान पात्र में गुड़ डालते हैं तो उसको अच्छे से घोल लेना चाहिए। अच्छे से घुल जाएगा तो संधान कर्म अच्छे से होगा। और जो है धात की पुष्प को धूप में सुखाकर ऐसे ही डालना चाहिए, उसको कूटने की आवश्यकता नहीं, ऐसे सच ही डाल देना चाहिए।
तो इसी प्रकार जब संधान कर्म हो जाता है, संधान कर्म की अभी परीक्षा बताऊंगा, परीक्षा के उपरांत जब कंफर्म हो जाता है कि संधान कर्म हो गया है, तब हम उसमें फ्लेवर के लिए, सुगंध के लिए हम उसमें प्रक्षेप द्रव डालते हैं। तो सुगंधी द्रव के लिए प्रक्षेप द्रव आप सभी जानते ही हैं। प्रक्षेप द्रव्यों में दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता, नागकेसर, लौंग, जायफल, जावित्री, कपूर, केसर इत्यादि सुगंधित द्रव होते हैं, जिनको कि हम बाद में टेस्ट के लिए डालते हैं। इस प्रकार जब संधान कर्म पूरा हो जाता है, टेस्ट मैच्योर हो जाता है, फिर इसको हम 3 से 4 दिन बाद छानकर इसको पैक करके रख देते हैं। अब संधान द्रव्यों में अल्कोहल की मात्रा, हम सभी जानते हैं कि संधान द्रव्यों के लिए भारत सरकार ने अल्कोहल की मात्रा लिमिट करी है। वो मात्रा है 5 से 15% की। बहुधा 5 से 12% तक होता है। 15%, 12 से 16% वाले होते हैं, लेकिन उनमें जो है जो पैकिंग की लिमिट है वो 30 ml और 15 ml की होती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल 161 के अनुसार, 161 एक के अनुसार। तो इसीलिए जो है, जो आशो अरेस्ट है, इसमें अल्कोहल जो है लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम द्रव को निकाल कर रख देते हैं और इसमें हम बैक्टीरिया निरोधी कोई भी प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, तो संधान कर्म रुक जाता है और वहां पे फर्मेंटेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आता है संधान का परीक्षण। कैसे जाने कि संधान कर्म हो गया? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका यही है कि संधान पात्र में जब हम उसको रख देते हैं, तो रखने के बाद उसमें जब संधान शुरू होता है तो आवाज शुरू हो जाती है, शुन शुन की आवाज जो है, जैसे बुदबुद की आवाज आने लगती है। जब कोई भी चीज जैसे बुलबुले बनते हैं तो उस तरह की आवाज आने लगती है। तो उस आवाज से जब गैस निर्माण होता है, CO2 निर्माण होता है, तो ये आवाज आने लगती है, जिसको हम कान लगा के भी सुन सकते हैं। और अगर हम इसको तीली को अगर ले जाएं तो तीली बुझ जाती है। तो इसका मतलब जब भी तीली बुझ जाए तो CO2 अवेलेबल है, और इसका मतलब है संधान कर्म जारी है। जब संधान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आवाज आनी बंद हो जाती है, और संधान पात्र के बीच में माचिस की तीली ले जाने पर तीली जलती रहे, अर्थात ऑक्सीजन जब जनरेट होने लगती है तो कहते हैं कि संधान कर्म पूर्ण हो गया। तो संधान कर्म जब पूर्ण हो जाता है तो उसको हम फिर उसको छान के रख लेते हैं। तो ये एक बेसिक प्रक्रिया है। 2-3 चीजें बहुत और आती हैं जो, और कुछ PG के एग्जाम में भी पूछी जाती है। वो क्या है कि आशव की परिभाषा क्या है? तो आशव जो है शुद्ध अवशवे धातु से आयुषे निष्पादित, अर्थात जो है आशव की शब्द की निरुक्ति हुई। आशव का अर्थ है संधान। जो संधान कर्म से बनाया जाए वो आशव कहलाता है। संधान क्रिया द्वारा निर्मित होने के कारण इसे आशव कहते हैं। और व्युत्पत्ति मात्र से इसको मध्य के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। मध्य का एक पर्याय आशव भी है। अपक, औषधि और जल को संयोग करके जब संधान क्रिया द्वारा तैयार मध्य करते हैं तो वो आशव कहलाता है। अब आशव की योनियां, चरक ने आशव की जो है 84 योनियां बताई। 84 आशव बताए हैं, 9 योनियां बताई हैं। तो पहली योनि है धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, त्वक और शर्करा। अर्थात जो है जिन जिन चीजों का प्रयोग करके जब हम आशव बनाते हैं तो उन उनका हम आशव की योनि कहते हैं। जैसे अगर कोई मूल से बनाया तो मूल आशव हो गया, अगर किसी का सार यूज करा तो सार आशव हो गया, किसी का हमने पुष्प यूज करा तो पुष्पाशव, अगर किसी का कांड यूज किया, स्टेम यूज किया तो कांडाशव, अगर पत्र यूज करा तो पत्राशव, और बार्क यूज करी तो प्रकाशव। तो ये जो है 9 योनियां बताई है चरक ने। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक के हिसाब से आशव की कितनी योनियां होती है, और आशव की चरक के हिसाब से कितनी संख्या होती है? तो संख्या जो है 84 आशव का चरक ने वर्णन किया है। ये PG के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा जो है होते हैं सार आशव, फलाशव। फलाशव 26 होते हैं, और
26 में से 20 घटा दें तो 6 बचते हैं, तो 6 होते हैं धान्याशव। ठीक है, ऐसे याद कर लें। 6 माइनस 26 इक्वल टू 20 का आधा 10, 10 से 1 कम कर दिया तो 1 बढ़ा दिया तो 11। ध्यान आ गया। धान्याशव 6 होते हैं और फलाशव 26 होते हैं। तो धान्याशव से हम फलाशव को जब घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो 20 बचते हैं। 20 कहते हैं साराशव, और साराशव से आधे होते हैं पुष्पाशव, और पुष्पाशव से एक ज्यादा होता है मूलाशव, और एक होता है केवल शर्कराशव, और 4 होते हैं हमारे कांडाशव, 4 होते हैं त्वगाशव, और इनसे आधे होते हैं पत्राशव। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। धान्याशव 6 होते हैं, पलाशव 26 होते हैं। 6 में से 26 में से 6 हमने घटाया तो 20 बचे, तो 20 होते हैं साराशव, और साराशव के आधे होते हैं पुष्पाशव। ये याद कर लीजिए, पीजी में जरूर आते हैं, बहुत पूछा जाता है। कभी भी पीजी के जो आयुर्वेद विषय क्वेश्चन होते हैं उसमें से बहुधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शर्कराशव कितने होते हैं? 1 होता है। कांडाशव त्वकाशव 4 होते हैं। पत्राशव 2 होते हैं। कई बार आशव के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आशव पे जो है आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन लिख सकते हो। चरक ने आशव के लिए बताया कि मन, शरीर और अग्नि के लिए जो बलवर्धक हो, शोक और रुचि को दूर करे, मन को प्रसन्न करे, वो आशव कहलाते हैं। और आशव जो है 84 प्रकार के होते हैं, ऐसा चरक ने बताया। इसी तरह अरिष्ट की डेफिनेशन, अरिष्ट पे अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो अरिष्ट की डेफिनेशन क्या है? ना अरिष्यते इति अरिष्टा, ये यादव जी तिक्रिम जी ने बताया। अर्थात जो लंबे समय तक खराब नहीं हो सकते हैं वो अरिष्ट कहलाते हैं। अरिष्ट में द्रव्य का संयोग संस्कार अधिक होते हैं, इसलिए अधिक इफेक्टिव होते हैं, इसीलिए इनका लाभ ज्यादा होता है। और अरिष्ट का निर्माण औषधियों का क्वाथ निर्माण कर संधान करने पे अरिष्ट का निर्माण होता है। सारंगधर के मध्यम खंड के अध्याय 10 के दूसरे श्लोक में क्या लिखा सारंगधर ने? अरिष्टा क्वाथ साध्या स्यात्, अर्थात औषधियों का क्वाथ निर्माण करके संधान करने पर आयुर्वेद की अरिष्ट का। ज्ञान बढ़ाने के लिए आप निरंतर आयुजॉन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को और अन्य विद्यार्थियों को शेयर करें। आयुर्वेद को निरंतर पढ़ने के लिए आयुजॉन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका प्रयोग करें। धन्यवाद।